जय हिंद दोस्तों। और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? अब तो कुछ ही महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। आई होप आप लोगों की स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल सब रेडी होंगे, और इन केस अगर नहीं होंगे तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके हमारे टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। आपके सॉलिड डिमांड से हमने इस सेशन को लिया है जो कि हिस्ट्री के ऊपर है। हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वॉर कैसे हम कवर करें, सोर्सेस क्या होने चाहिए, टाइम टेबल क्या होगा, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आते हैं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, मार्केट में मिथ्स और भ्रांतियां बहुत हैं। आखिर हम कवर कैसे करें? मैंने देखा कि बहुत क्वालिटी स्ट्रैटेजी वीडियोस YouTube पे बहुत कम है, और आप लोगों ने डिमांड भी की थी, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को आज ले रहे हैं। हमेशा की तरह कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं अपने भाइयों और बहनों से टेलीग्राम चैनल पे जरूर बात कर लेता हूं कि हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। आपके मन में कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो बता दीजिए। तो हिस्ट्री का जैसे ही हमने मैसेज डाला तब से लाइन लग गई थी मैसेजेस की कि भैया ऐसे ऐसे कवर करेंगे। बच्चों ने पूछा है कि ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी कैसे कवर करें, साथ में सोर्सेज बता दीजिए भैया। आपका मेंटरशिप प्रोग्राम का बैच है क्या सर? मतलब उसके बारे में बात कर लेंगे। भैया मेंस पर्सपेक्टिव, टेल अस हाउ टू राइट बोथ आंसर आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बच्चा पूछ रहा है क्या हिंदी में भी ये अवेलेबल है, आप गाइडेंस हिंदी माध्यम के लिए भी देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। और हां, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इस स्पार्की एआई के बारे में बताया। स्पार्की एआई एक ऐसा एआई टूल है जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी ठीक कर सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी बोलना आपको और अच्छे से आ सकता है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं इस गिलहरी जैसी शक्ल वाले एआई टूल को, जिसका नाम है स्पार्की एआई। मेरे कुछ हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स यूज कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हिंदी मीडियम, और भी अलग अलग मीडियम के, तेलुगु वाले और साउथ के या फिर महाराष्ट्र के, वो लोग अपनी इंग्लिश को ठीक करने के लिए इस एआई टूल को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होने लगेगी और रीडिंग स्पीड ठीक होने लगेगी। आप खुद ही डाउनलोड करके देख लीजिए, लेकिन आप इस डेमो वीडियो को जरूर देखिएगा। Hi there. How is your day going? Did you learn something new or did you have a lot of fun? Hello Sparky, my days are going good. So I started the morning, so nothing excited yet. That's great to hear, my friend. But it seems like there might be a little confusion in your response. Let me help you rephrase it. Hello Sparky, my day is going well. दोस्तों, इस एआई टूल को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने अपने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज ही डाउनलोड करिए और बनाइए अपने इंग्लिश को और फ्लुएंट फास्ट इस एआई टेक्नोलॉजी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री जो है वो 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी आपको पता ही है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रीलिम्स में यहां तक का पोर्शन आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। कभी कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो हमारा कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज है वो यहीं तक है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। डिटेल में समझेंगे कि इनको कैसे पढ़ें, इनको कैसे पढ़ें और सोर्सेस क्या होंगे इनके। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाएं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमारा भी एक उद्देश्य है कि आपको मार्गदर्शन देने के साथ साथ इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, रिसोर्सेज के बारे में। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को जो मेरा मानना है, हमारा तजुर्बा है, वो ये कि आप तमिलनाडु की किताब जरूर पढ़ें, क्लास 11th वाली। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है, मतलब अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी इज प्राइमरली प्रीडोमिनेंटली इज फॉर मेंस। ठीक है, जिसमें आपका चंद्रा साहब, दोनों चंद्रा लोग हैं। ठीक है, विभिन्न सतीश चंद्रा हैं। ठीक, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं इनके लिए। ऑलराइट, सो तमिलनाडु बुक फॉर बोथ
ऑलराइट, अगर आपके पास और भी कोई किताब है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। हमारी तरफ से रेकमेंडेड ये है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये हमेशा डाउट आता है, स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा। अगेन, बिपिन चंद्रा एक प्रो लेवल किताब है। अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री में रहा है तो आप बिपिन चंद्रा को उठा लीजिए आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री में नहीं रहा है तो आप स्पेक्ट्रम को उठा सकते हैं। हाल जो आने वाली जो स्पेक्ट्रम आ रही हैं आजकल, हालांकि वो भी बल्कि हो चुकी हैं, बट अगेन आप उसमें से शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको मेरा फंडा याद है ना, मैंने क्या कहा था, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? टोटल का 10% का होना चाहिए आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर पे बड़ी प्यारी किताब है हमारी क्लास 11th की, फाइन आर्ट्स। खूब सारी तस्वीरें उसमें दी हुई हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह बड़े अच्छे से बताया हुआ है वो। और अगर आप चाहें तो नितिन सिंघानिया जी की हैंड रिटन नोट्स का सेवन कर सकते हैं। और आपके पास और भी किसी फैकल्टी या टीचर का या किसी ऑथर का नोट्स है तो वहां से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो स्पेक्ट्रम के एंड में भी दी हुई है, तो अगर आप चाहें तो वहां से करिए, या तो फिर यूट्यूब के वीडियोस पड़े हुए हैं आप वहां से कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव जी की एक किताब है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। और YouTube पे भी बड़े क्वालिटी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। देखिए, सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और आप 50 बार इधर उधर के बारे में सोचेंगे कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, कुछ नहीं होगा इससे। सोर्स को लिमिटेड रखिए, अपने आंसर राइटिंग मॉक को स्ट्रांग बनाइए, रिवीजन को स्ट्रांग बनाइए, देखिए मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में सिलेबस के बारे में जिक्र करते हैं। थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले जाके मेरे टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ के साथ साथ एक साथ पीडीएफ रखिए और एक साथ हमारी वीडियो देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है काफी छोटी छोटी लिखी हुई हैं, आप जूम करके भी लैंडस्केप मोड में देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आप ईयरफोन जरूर लगा लीजिएगा, वैसे भी आप लोगों को हमारी आवाज पसंद है, ठीक है। चलिए, सिलेबस में सबसे पहला किस्सा जो होता है वो इंडियन कल्चर, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर क्या कहते हैं कवर करने के लिए, क्या कवर किया जाएगा? आर्ट फॉर्म होगा, लिटरेचर होगा, आर्किटेक्चर होगा। ध्यान में दीजिएगा, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर कहां से? फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। अब ये 2024 का मेंस का सवाल आया हुआ है, इसी साल आया था। क्या पूछा था कि बताइए, कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। पल्लवास ऑफ कांची का मतलब क्या होता है? जो कांचीपुरम तमिलनाडु में है, क्या कंट्रीब्यूशन था इनका, ठीक है। ये लोग जब आए थे 230-40 सीई से लेकर 800 तक सब सतवनाज के ये लोग सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो क्या इंपैक्ट था? अब आपको एनालिसिस करना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि डीप एनालिसिस कैसे होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने सिलेबस देखा और आपको पता ही नहीं कि यार लिखा तो इतना है, अब हम पढ़ें क्या? कहां से पढ़ेंगे? पीवाईक्यूज। देखिए क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची, ये 2024 में आया था। 2022 में हिस्ट्री में आया कि कैसे मेडिवल इंडिया के टेंपल के स्कल्पचर के हिसाब से सोशल लाइफ बताइए उस टाइम की। मेडिवल इंडिया के टेंपल भरे पड़े हैं, सोमनाथ टेंपल हो गया, बृहदेश्वरा टेंपल हो गया, मतलब नागर स्टाइल हो गया, द्रविडियन स्टाइल हो गया, ठीक है। तो आप बताइएगा कि उनके टेंपल के स्ट्रक्चर की स्टाइल से वहां की जिंदगानी लाइफस्टाइल कैसे चलती थी। तो अब ये आपको पता चल गया, ये आप कवर कर सकते हो। अच्छा, दूसरा था 2020 में, रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आवर नॉलेज अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में आप नोट कर लिया, अब आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? अर्ली बुद्धिस्ट स्टूपा आर्ट, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। बुद्धिस्ट आइडियल्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो आप यहां से निकालिए ना, इसका एक अलग आप शीट बना लीजिए। अभी आगे हम दिखाते हैं। ये देखिए, विजयनगर एम्पायर से कृष्णदेवराया विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रचंड, बहुत जबरदस्त शासक रहे हैं। 2024 में भी इनके ऊपर सवाल आया था कि इन्होंने पुर्तगालियों को इजाजत दे दी थी फोर्ट वगैरह बनाने के लिए। सोचिए, 2016 के बारे में मेंस में सवाल आया था और इस साल प्रीलिम्स में सवाल आ गया था इनके ऊपर। तो आपको यह पता चल गया कि अब आपको विजयनगर एम्पायर का कृष्णदेवराया पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इनका? कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था आर्ट एंड कल्चर में, लर्निंग एंड लिटरेचर में, ठीक। ये पढ़ लिया आपने। फिर ये देखिए, कंसेप्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया
संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अब संगम लिटरेचर के बारे में क्या है, पढ़ना है। तो ये सारा क्या है, ये जब इकट्ठा कर लेंगे आप, उसके बाद जब आप वापस जाएंगे, तमिलनाडु की एनसीईआरटी वाली हो गई या फिर ओल्ड एनसीईआरटी, तो आप वहां जाके वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर देखिए आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए भक्ति लिटरेचर के बारे में और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कहा है। ठीक, ये तो हो गया हमारा मेंस का। अब हिस्ट्री में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि प्री और मेंस के जो रिसोर्सेज हैं वो सेम ही हैं, अनलाइक पॉलिटी इकोनॉमी। सो पॉलिटी के लिए क्या है, लक्ष्मीकांत एक अलग मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। मेंस के लिए आपको बेयर एक्ट, थोड़ा सा पीवाईक्यू का देखना पड़ेगा, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इकोनॉमी में भी आपने क्लास 11 पढ़ ली, उसके बाद जो फैक्चुअल्स थे वो पढ़ ली, लेकिन मेंस के लिए आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। सेम हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, जो रिसोर्स प्रीलिम्स में है वही रिसोर्स आपके मेंस के लिए भी है। अब देखिए प्रीलिम्स में सवाल आया है, स्कॉलर्स के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में ये स्कॉलर जो है ये इनका क्या नाम था। ठीक है, सेम लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा है इसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो नाम ग्लॉसरीज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बानियान इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जब आप मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक, दूसरा था कि भाई बुद्धिज्म में अलग अलग सेक्ट्स हैं, उनके सेक्ट्स के नाम क्या हैं, तो क्या वो सेक्ट बुद्धिज्म में आते हैं या नहीं आते हैं। सो आप जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे ये बहुत ही ऊपर ऊपर लेवल की चीज है, आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये जो हमारे फाइन आर्ट्स वाली किताब है ना, इसमें ग्लॉसरीज हैं, ग्लॉसरीज दी हुई हैं लास्ट में चैप्टर के एंड में, जरूर उसको पढ़ना। मतलब पढ़ना एज इन कि आपको वहां से प्रीलिम्स में एक दो सवाल हर साल आए हैं, हर साल ग्लॉसरीज से। दूसरा पार्ट बात करता है यहां पे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में बात कर रहा है मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, अंटिल द प्रेजेंट। ठीक, क्या पढ़ना है हमें मिडिल ऑफ सेंचुरी, साफ साफ सिलेबस में लिखा है, हमें इवेंट्स पढ़ना है, हमें पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है, हमें इश्यूज के बारे में पढ़ना है। इश्यूज मतलब मुद्दे, वो मुद्दे जिनकी वजह से इवेंट्स हो गए, और वो इवेंट किसने करा भाई, ग्रेट पर्सनालिटीज हो गए थे, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब कैसे इंटरलिंक्ड है, 2024 में इस साल के मेंस में आपका क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि भाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, या देखिए इवेंट पूछ दिया फिर से कि इवेंट क्या हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट पे, डायरेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि मैं क्या पढ़ूं मॉडर्न इंडिया में, तो जाओ मेंस की पीवाईक्यू खोलो ना, देखो किस तरीके से उन्होंने इंटरलिंक किया हुआ है। तो इवेंट कौन सा पूछा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट था, उसके अंदर कितने इवेंट हुए और उसका रिजल्ट पूछ दिया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है जी, आप अगर गांधी फेज में जाएंगे, जो कि बहुत अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, गांधी फेज में इवेंट्स ही इवेंट्स हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर जितने भी इवेंट्स गांधी जी के साथ थे, चाहे वो चंपारण था, सॉल्ट था, कुछ भी, वो इवेंट हैं। ठीक है, इवेंट के पीछे इश्यूज आते हैं। ऑलराइट, ये गांधी फेज, गांधी जी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई मर्तबा आप लोगों को ही बताया हुआ है। गांधी जी को अगर आप पढ़ेंगे हर साल, चाहे वो जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 4 हो, एसए हो, जीएस पेपर 1 हो, बहुत फायदा होगा आपको। उनकी आइडियोलॉजीज, उनके थॉट प्रोसेसेस, उनके इवेंट्स, उनके इश्यूज बहुत काम आती हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने खुद पूछा है, देखिए ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, many voices have strengthened and enriched the national movement during Gandhian phase। ठीक है, अच्छा दूसरा हिस्सा क्या आता है हमारे सिलेबस का, दूसरा हिस्सा है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आता है। ठीक है, कि आजादी की जो लड़ाई थी उससे संबंधित कैसे कैसे सवाल आए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल से हर साल मेंस में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और इनमें वेरिएशंस है। पढ़ना क्या है हमें फ्रीडम स्ट्रगल में, ये देखिए हमें पढ़ना है इसके वेरियस स्टेजेस। मतलब हमारा फ्रीडम का जो स्ट्रगल था, आजादी की जो लड़ाई थी, उसके कई हिस्से थे, कई स्टेजेस थे। गांधी जी के आने से पहले, ठीक है, 1857 के बाद, फिर गांधी जी के आने के बाद, फिर उसके बाद 1830 यानी कि जब
पूर्ण स्वराज के बाद, फिर उसके बाद जब प्लान हो गया था हमारा 1942 के बाद क्या हुआ था, फिर 1947 के बाद क्या हुआ, अलग अलग फेजेस डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर कौन थे और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो एक तो ये है कि भाई ये बताइए कि हमारे भारत के आजादी के लड़ाई में सबसे लोग किसने किसने कंट्रीब्यूट किया था, जिसने कंट्रीब्यूट किया था उसमें स्टेजेस क्या क्या थे और पूरे पूरे कंट्री से कहां कहां से लोग आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या दे रखा है कि टू व्हाट एक्सटेंट द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर द बेस फॉर वाइडर फ्रीडम। मॉडरेट्स कौन थे, आपको बेहतर पता है? नहीं तो देखिए आपको पढ़ने का तरीका पता चल गया, मॉडरेट्स कौन है। ठीक है, आप जाइएगा फिर पढ़िएगा। अच्छा, क्या पूछा है कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपको यह पता चल गया कि हमारे सिलेबस से इंटरलिंक्ड है, क्या महिलाओं ने कंट्रीब्यूट किया है भारत के आजादी की लड़ाई में। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का जो भी अप्रोच था आजादी को लेके, कैसे वो कंट्रीब्यूट किया हमारे आजादी की लड़ाई में। दूसरी बात कि महिलाएं जो हैं वो कैसे एक टॉर्च बेयरर का काम की थी आजादी की लड़ाई में। फिर देखिए कुछ ऐसे फॉरेनर्स भी थे जो कि भारत में आके सेटल हो गए थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में सपोर्ट किया था। ऐसे कौन कौन से लोग थे ये बताइए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं आपके, आप यहीं से उठाइए ना। आप क्यों कहीं और जा रहे हैं, क्यों आपको किसी और की जरूरत है? आप यहीं से उठाइए, यही आपका सिलेबस है, इसी को पढ़िए और देखिए इन्हीं सवालों को अगर आप सही जवाब दे रहे हैं, सवालों को समझना अगर आ गया, डायमेंशंस को पकड़ना अगर आपको आ गया, तो फिर आपको ये सवाल आ जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे आएगा। बट प्लीज गाइज, सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के पीछे मत भागो, गेट इनटू द रियल सॉइल। मेन इंपॉर्टेंट बात यहां है कि मेहनत सही डायरेक्शन में करिए। ठीक है, अब देखिए सवाल यहां पर क्या है कि प्रीलिम्स के ओरिएंटेड सवाल आया है। सवाल आया है कि वन ऑफ द कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, ये 2020 का सवाल है प्रीलिम्स का। क्या था? मार्क्स और गांधी के बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट क्या था कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब गांधी इरविन पैक्ट जो है ये क्या है? ये किसी इशू की वजह से एक इवेंट हुआ। तो यहां पे हमारा सिलेबस क्या था? इश्यूज, इवेंट। देखिए ये इवेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप ये भी पढ़ेंगे। इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये इवेंट है, क्यों नहीं है, हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे इसको। ठीक, अब ये देखिए ये गदर पार्टी के कुछ फ्रीडम फाइटर्स है। अब गदर पार्टी होती क्या है, आप जाएंगे देखेंगे किस वजह से गदर पार्टी बनाई गई थी। अच्छा, अब ये लोग कौन थे, हमें ऐसे डिकोड करना पड़ेगा अगर हमें लिटरली पढ़ना है। तो PYQs को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी एक आप लोगों से बस, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, काफी बच्चे आते हैं ज्वाइन करने के लिए, मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए, मतलब लिटरली जो सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपने टाइम को लेकर, अपने पैसों को लेकर, जो ईमानदार और सीरियस है, हमें वही कैंडिडेट चाहिए। हम भी उतनी मेहनत करेंगे जितनी आप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम, गाइडेंस प्रोग्राम कैसे कैसे आता है मैं बताऊं, इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैंने कोचिंग कर ली, गाइडेंस की कमी आ रही थी कि मतलब अब सिलेबस है, अब इतना सारा है, मतलब कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि किसी सब्जेक्ट को मतलब कैसे कवर करें। वैसे तो काफी वीडियो देख चुकी हूँ सर मैं आपकी, इसी से मैंने सोचा कि लेना चाहिए मुझे। लाइक घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो आई थॉट कि एक मेंटोर, एक गाइडेंस लेना बहुत हेल्पफुल है। आई थॉट दैट आई नीड द मेंटोरशिप। एंड फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा, वो 7 मंथ वाला जो था, तो मैंने वो फॉलो करना भी स्टार्ट किया। फिर अभी रिसेंटली आपका वो वीडियो आया जिसमें आपने आपका मेंटरशिप मार्गदर्शन वाला आपने बताया 2-3 दिन पहले ही, तो मुझे वहां से लगा मुझे मेंटरशिप लेनी थी। और बाकी मेंटरशिप बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बोला मेंटरशिप लूंगा, फिर मैंने सारे वीडियोस देखे, के अंदर मोस्ट जेन्युइन लगे तो मैंने ले लिया। जो मतलब स्ट्रक्चर है उसका ही मतलब एक ये था, गैप था जो आपसे सर मिल रहा है, तो इसके लिए सर थैंक यू मेरे तरफ से सर। और आप भी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे सर, मैं मेरे जितना एफर्ट होगा मैं सर करूंगा। ये जिन एस्पिरेंट्स को आपने अभी सुना ना, ये बिल्कुल ये आप जैसे ही थे। जब ये आए थे तो कॉन्फिडेंस बहुत लो था, बहुत क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन बहुत था, क्या करें, कैसे करें, कब करें, कोई टाइम टेबल देने वाला नहीं था, कोई इनसे बात करने वाला नहीं था।
स्ट्रैटेजी बनाने वाला नहीं था, लेकिन हमने इस गैप को फिल करने की कोशिश की और आज ये बेहतर सिचुएशन में है, पहले से काफी बेहतर है। दोस्तों, इस बात को बताते हुए मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आपकी वेबसाइट आ चुकी है। ये मेरी नहीं है, ये आपकी है और आपके लिए हमने कोर्स भी डेवलप किया है। तो आप वेबसाइट पे जाएंगे margdarshan.ias.com, जो कि आपके सिड भैया की है। आप इस पे जाइए और हमारे कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करके आप ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज में जाके ये देखिए, अगर आप 2025 के लिए प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, और अगर आप 2026 के प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे एनरोल नाउ पे। ये प्रोग्राम डिटेल है, यहां से आपको फीचर्स, प्रोग्राम के बेनिफिट्स, आपको क्या फायदा मिलेगा, प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनका क्या फीडबैक है, ये सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं। और आपको एनरोल करना है, यहां पर आप एनरोल नाउ क्लिक करेंगे तो यहां पर आप डिटेल आएगा, फॉर्म फिल कर देंगे। कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत हुई तो कमेंट सेक्शन के नीचे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, वहां पे आपको तो पता ही है हमारा नंबर, और यहां पर भी नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप इजीली कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नीचे गूगल फॉर्म भी दिया हुआ, आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है सिलेबस में कि भाई तुम उसकी कंसोलिडेशन करो और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन अ कंट्री, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि आजादी के बाद कंसोलिडेट हुई और रीऑर्गेनाइज हुई। आपको पता ही है ना रीऑर्गेनाइज क्या हुआ था, हमारा राज्य, हमारे जो सीमाएं हैं, और प्रिंसली स्टेट, देखिए वहां से सवाल आ चुके थे। 2021 में पोस्ट इंडिपेंडेंस से सवाल क्या आया था कि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू सोशो कल्चरल प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। आपको तो पता ही है 500 से भी ज्यादा रियासतें थी, उनको किसी भी तरह करके एक साथ भारत में मिलाने की पूरी पुरजोर कोशिश की थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो बड़ा मुश्किल होता भारत के लिए, तो यह सवाल आया था। दूसरा, फिर से 2016 में पोस्ट इंडिपेंडेंस का सवाल आया था कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, कंसोलिडेशन। अब आप कहेंगे कि भैया कहां से लेकर आए, सवाल आते कैसे हैं, ये देखो, जाके पढ़ो ना, ये क्यों नहीं पढ़ो, पढ़िए, ये देखो, नोट करो, फिर जाके एनसीईआरटी उठाओ और रेफरेंस बुक उठाओ, देखो आपकी पढ़ाई कितनी डायरेक्शन में होगी और फोकस लगेगा। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 2013 एक ऐसा टाइम था जब यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ। तो 2013 में बैक टू बैक लगभग 5 क्वेश्चंस आए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से, आपको उसको भी ट्राई करना पड़ेगा। जैसे आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड ये भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, जय जवान जय किसान, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मौलाना आजाद इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ताशकेंट एग्रीमेंट का आया था, फिर एग्जाम्पल बांग्लादेश से रिलेटेड आया था। तो ये सब आप निकालो, नोट करो, इसमें से निकाल के टॉपिक को तब्दील करो और पढ़ो इसके बारे में। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से निकलता है ये। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। इस साल 2024 में यूपीएससी के 2 सवाल आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। एक तो आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से और एक आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित। तो हमारा सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस ये कहता है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड द इवेंट फ्रॉम 18वीं सेंचुरी, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसोफर, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारा कंसेप्ट और प्रोसेसेस है। ठीक है, अब सवाल ही डायरेक्ट आ गया था, ये देखिए, अब आप कह रहे हैं ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है भैया, तो क्या है, कौन सा पढ़े, देखो सामने तुम्हारे है, इंग्लैंड का पढ़ो, मतलब ग्रेट ब्रिटेन हो गया, तुम फ्रांस का पढ़ो, तुम जर्मनी का पढ़ो, देखो यूनाइटेड स्टेट्स का भी पढ़ सकते हो तुम, ठीक, वहां का पढ़ो आप जाके। वर्ल्ड वॉर देखिए, वर्ल्ड वॉर रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज जो थी, अब देखिए आया है ना, हाउ फार इट इज करेक्ट टू से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्व ऑफ बैलेंसिंग ऑफ पावर। ठीक है, ये देखो challenges of democratic state between the world wars, ये देखो what problem Germany decolonization process in the Malay Peninsula, to what extent Germany held responsible for causing 2 world wars। ये सब सवाल कहां से आए हैं, देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जापान से बात हो रही है, यहां यूरोप हुआ, अरे यहां पर ग्रेट ब्रिटेन हुआ, यहां जापान आ गया। ठीक है, यूरोपियन कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है। अब भी अगर आपको लगता है कि भैया मैं क्या पढ़ूं और कहां से पढ़ूं, तो फिर लिटरली
आपको एक बार बाल में शैम्पू लगा के नहाने की जरूरत है, बता रहा हूं ठंडे पानी से। फिर से मेरी वीडियो देखिएगा आप और फिर देखिए कहां से टॉपिक को पकड़ा गया है, इनको निकालो, साइड में रखो और टेबल बनाओ, पढ़ो, देखो टेबल कैसे बनता है। हमने जो हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में ये टेबल देख रहे हो, ये बच्चों ने बनाए हैं, हम लोगों ने गाइड की है और उन्होंने ये बनाए हैं। बनाने के बाद खूब कॉन्फिडेंस है। क्या टेबल है ये? इन्होंने खुद बनाया है। जैसे सिलेबस है इंडियन कल्चर कवर्स द आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, तो उन्होंने पिछले 5 साल के PYQ को एनालिसिस किया और ये पता चला कि जैन और बुद्धिस्ट धर्म से बुद्धिस्ट काउंसिल, रॉक एडिक्ट, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट, डिटेल ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, बिलीव्स ऑफ जैनिज्म, स्तूपास ऑफ बुद्धा, साउदर्न डायनेस्टी से टाइमलाइन, रूलर्स के टाइमलाइन पे सवाल आए हुए हैं, संगम लिटरेचर से सवाल आए हुए हैं, इंपोर्टेड पोर्ट से सवाल आया हुआ है, सदर्न डायनेस्टी से, विजयनगर एम्पायर से सवाल आ रहा है। ये बच्चों ने खुद बनाया है। ये देखिए एंशिएंट स्ट्रक्चर में केव्स, शेप्स, टेम्पल्स, रिलीजियस साइट्स एंड श्राइन्स, ये खुद बनाया है एनालाइज करके। मौर्यन रीजन से क्या आया है, गुप्ता पीरियड से क्या है, वैदिक पीरियड से क्या आया है, ठीक है, ये खुद बनाया है उन लोगों ने। आप बनाना नहीं चाहेंगे, बनाइए, तभी मामला होगा। सिर्फ टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। खुद उठाओ पेन पेपर और खुद लगो। ये देखो इतना बड़ा दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? ये खुद एक एस्पिरेंट ने बनाया है, हमने गाइड किया, उसने 5 साल के PYQ को उठाया और एकदम मतलब गजब का एनालिसिस किया है, माइंड मैप बना दिया है पूरे 5 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन का। ये हिस्ट्री है, जब आप जूम करोगे या टेलीग्राम में मैं दे दूंगा तो देख लीजिएगा। ये पूरा इसने इंडियन आर्ट, ये पूरा इंडियन आर्ट एंड कल्चर है पिछले 5 साल का, ठीक है। ये पूरा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है, ये पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। ये आप भी कर सकते हो यार, इजीली कर सकते हो, बस कोई अच्छा गाइड करने वाला चाहिए। और ये करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस, मतलब लिटरली बता रहे हैं 14वें फ्लोर पर होगा, मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके थ्रू आपको डायरेक्शन मिलेगी किस तरीके से आप अब पढ़ाई करें। अब आपको खुद पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये पढ़ना चाहिए, इस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपको गदर पार्टी, जहां नेशनल हैंडलूम डे, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट से, क्रिप्स मिशन से कैसे सवाल आए थे? प्रपोजल से। नेशनल हैंडलूम डे से स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट से कंसेप्ट और अडॉप्शन, यहां तक बच्चा गया है। सिर्फ ये नहीं पता करना कि भैया सवाल आए थे मॉन्टेज क्लेमफोर्ड रिफॉर्म पे, आए थे तो क्या आया था? मॉन्टेज क्लेमफोर्ड रिफॉर्म ठीक है, बड़ा है, कंसेप्ट पे सवाल आया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या आया था? उसके इंपैक्ट पे सवाल आया था, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? खाली ऊपर ऊपर से नहीं चलता है, अंदर एंड पॉइंट तक देखिए कहां से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और दिखाता हूं आपको, ये तो रहा हमारा प्रीलिम्स का। इस बच्चे ने मेंस की भी एनालिसिस की है। ये है GS पेपर 1, ठीक। अब GS पेपर 1 में यहां हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी है, ये सोशियोलॉजी है, नीचे का ये पूरा हिस्सा हमारा हिस्ट्री का है। मेंस का है, ये GS पेपर 1 का है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, डायरेक्टली कहां से? सिलेबस से, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवे के बारे में पूछा, वर्ल्ड वॉर 1 में कॉज पूछा और बैलेंस ऑफ पावर पूछा। अब जब आपको इतनी डिटेल में जब आप एनालिसिस कर लोगे तो पढ़ोगे क्यों नहीं? तो आपको पढ़ना तो आ ही सकता है ना। सब कुछ मत लीजिए अपने, किस चीज पे स्पून फीड मत होने दीजिए अपने आप को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ओल्ड NCERT, न्यू NCERT और तमिलनाडु बोर्ड NCERT में आखिर फर्क कितना है। दोस्तों ओल्ड NCERT जो है वो आपकी बहुत डिटेल्ड एनालिटिकल है, हैवी टाइप की है। अगर जिसका बैकग्राउंड है हिस्ट्री का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स वगैरह है, तो आप फिर ओल्ड NCERT रेफर कर सकते हैं शुरुआत के लिए। लेकिन जो अभी बिगिनर हैं, न्यू NCERT में कंसेप्ट्स को काफी सिस्टमेटाइज किया गया है और काफी थीम वाइज दिया गया है और वो हैवीनेस वहां से हटा दी गई है। इट्स नॉट टू मच हैवी, इट्स कंसेप्ट बेस्ड। लेकिन अगर डिटेल ओरिएंटेड जाना है तो ये है मेंस ओरिएंटेड, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। और जो तमिलनाडु बोर्ड की NCERT है, तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो काफी सिंपल है और बहुत टू द पॉइंट है, साउथ इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड।
क्योंकि यहां पर आपको फोकस मिलेगा चोलाज, पल्लवाज, पांड्याज और जितने भी साउथ इंडियन की डायनेस्टीज हैं वो अच्छी जानकारी यहां से आपको मिलेगी, जो कि काफी एक अच्छा रिसोर्स बनती है, जहां पे हमारा द्रविडियन कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, रीजनल हिस्ट्री, इसके बारे में यहां से पढ़ सकते हैं आप। कंटेंट जो फोकस किया गया है ओल्ड एनसीईआरटी का, वो इवेंट्स, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, इंपैक्ट, मतलब काफी डिटेल में। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में फोकस किया गया है कल्चरल थीम्स के हिसाब से, सोसाइटल इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से किया गया है। विजुअल्स बहुत ज्यादा नहीं है ओल्ड एनसीईआरटी में, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में विजुअल्स काफी ज्यादा हैं। ठीक है, नए युग की एनसीईआरटी है, और अगेन ओल्ड तमिलनाडु वाले में भी ज्यादा नहीं है। बेस्ट जो है ये मेंस के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए है, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव के लिए, स्पेसिफिकली ये भी मेंस के लिए ही है। ये मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है जो आप यूज कर सकते हैं और अपने आप से ट्वीक कर सकते हैं। ये 8 हफ्ते का टाइम टेबल है। 8 हफ्ते मतलब कि इसको प्री फेज में हमने यहां तक डिवाइड किया है, ये प्री है और ये है मेंस का। मेंस का पार्ट आप छोड़ सकते हो, अभी नहीं टाइम है आपके पास, तो जिनके पास टाइम है वो कर लीजिए। मेंस का पार्ट में ये है, जो 2026 के लिए हैं वो ये पूरा डिटेल में फॉलो कर सकते हैं, जो 2025 के लिए हैं वो प्रीलिम्स का ये पार्ट फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि हमने 1 2 3 4 5 हफ्ते में लगभग 1 महीना 10 दिन हमने पूरी खत्म कर दी है हिस्ट्री, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न और गांधीयन एरा और फ्रीडम स्ट्रगल। इसको आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको अब रीड नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि भैया आप बताइएगा टेम्पलेट क्या होगा अगर आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर से सवाल आते हैं डायरेक्ट। तो इसका मैं आपको टेम्पलेट यहां बता देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पॉलिटी में ना जजमेंट्स, रिपोर्ट्स, कमीशन, कमिटी, केस लॉजेस वगैरह होते हैं, वैसे ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर में भी कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा आंसर जो है वो काफी बेहतरीन होता है। जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं। आर्ट एंड कल्चर को कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए? आर्ट एंड कल्चर को कवर करने के लिए हमें डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए, म्यूजिक, पेंटिंग, फोक, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, फेस्टिवल्स वगैरह। आर्किटेक्चर को करने के लिए तो इंडस वैली, मॉडर्न, गुप्ता, मुगल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सब हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर, देन आपको क्या करना है, उसका हिस्टोरिकल ओरिजिन बताना है और इंपॉर्टेंस बतानी है हमारे इंडियन कल्चर की। ठीक है, बॉडी में क्या आएगा? बॉडी में दोस्तों क्रोनोलॉजिकल या थेमेटिक अप्रोच आएगा। ठीक, यानी कि आप अपने आंसर को डिवाइड करेंगे आइदर क्रोनोलॉजिकल या थेमेटिक अप्रोच। थेमेटिक में आपको क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ टेम्पल के बारे में बात करेंगे, उसके डिफरेंट आर्ट फॉर्म के बात करेंगे। या क्रोनोलॉजिकल के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो कोई एक ऐसा टेम्पल जो कि एंशिएंट में भी था, मेडिवल में भी था, मॉडर्न में भी था और वो डेवलप होते गया। की पॉइंट्स एंड फीचर्स ये यहां इंपॉर्टेंट है। यहां क्या है कि उस पर्टिकुलर टेम्पल का क्या आर्ट फॉर्म था, आर्किटेक्चर स्टाइल क्या था, नागर था, द्रविडियन था, मटेरियल क्या यूज हुआ था, वेरिएशंस क्या थे, यूनिक डिजाइन्स क्या थे, किससे इन्फ्लुएंस था। इंडो इस्लामिक हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा पार्लियामेंट जो है वो रोम आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो जिस टेम्पल के बारे में बात हो रही है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ है। फिर आप एग्जाम्पल्स उठाइए, केस स्टडीज निकालिए, जैसे कि स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स कोई हो गया, आर्ट वर्क हो गया, कोई इंस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, ताकि आप अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्किटेक्चर में नेम टेम्पल जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो द्रविडियन स्टाइल है और कांदारिया महादेव जो है वो नागर शैली है। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने आंसर को बेहतर एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे और हमारा आंसर पहले से और बेहतर हो सकेगा। आई होप एक बेसिक जानकारी यहां से आपको देखने को मिल गई है। सो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इन सारे रिसर्च वीडियोस को ले आने में। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप एक बार हार्ट बना के थैंक यू या फिर जय हिंद बोल दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं आप दूसरे से, क्योंकि ये बहुत रिसर्च आइटम है, बहुत वक्त लगता है इसमें और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चीज को फॉलो करें। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा किताबों के पीछे मत भागिए। जो किताब आपके पास है वो ठीक है, पढ़िए तो सही, देखिए तो सही, पहले PYQ में वहां से उठाइए और करिए तो सही, तब होगा। आई होप चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।